दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 5 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन विच सिटी द 5th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड? कौन से सिटी में फिफ्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है ना, वो ऑर्गेनाइज कर दिया गया है? ऑस्लो, दरबान, बेजिंग या कायरो? कहां पे? 1 2 3 4 5 आ गया होंगे आंसर, मारो क्लिक। यस, बी दरबान, दरबान में ऑर्गेनाइज हुआ है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे कभी क्वेश्चन सिंपल से रहते हैं, थोड़ा ध्यान देते रहो। न्यूज में इसलिए दोस्तों, बिल्ड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम 17 होने वाला है 15 to 20 मई को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। नोबेल लॉरेट जो है एंड क्रूसेडर ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कैलाश सत्यार्थी जो है, ही विल बी हेडेड है ना द 5th कॉन्फ्रेंस। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है, ये एजेंडा इसमें रहने वाला है। तो अब दरबान कहां पे है, थोड़ा ध्यान में रखो। देखो भाई, इट इज एक्चुअली कोस्टल सिटी है ना, कोस्टल सिटी है साउथ अफ्रीका की। सेकंड क्वेश्चन, which of the following is or are characteristics of the stagflation? stagflation के characteristics क्या है? पहला high price, second high expenditure, third low employment, fourth low economic growth। क्या है भाई stagflation? stagflation, stagnation और inflation, ध्यान में आया भी आंसर? स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दोनों का कॉम्बिनेशन स्टैगफ्लेशन आया आंसर। चलो मैं क्लिक करूं, ओके क्लिक कर दिया। सी 1 3 एंड 4 हाई प्राइसेस, ऑब्वियसली स्टैगफ्लेशन का मतलब है स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस है ना, इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरा है लो एम्प्लॉयमेंट, स्टैग्नेशन वर्ड है ना, लो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, इसे वजह से वर्ड है स्टैग्नेशन। हाई एक्सपेंडिचर नहीं होगा भाई, ये इन्फ्लेशन अलग टाइप का है, ये डिमांड पुल नहीं है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। यहां तो बर्बादी में है ना, इस ढंग से, ठीक है। देखो स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन का कॉम्बिनेशन, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जीडीपी कम हो जाता है। इसका मेन रीजन है सप्लाई शॉक। ये डिमांड ड्राइवन रहता तो क्या रहता था? इन्फ्लेशन रहता था, यानी हाई प्राइस रहता था और हाई एक्सपेंडिचर रहता था। लेकिन ये कैसा है? सप्लाई शॉक, सप्लाई नहीं हो रहा है या इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत हो गई है, जैसे अभी फिलहाल में श्रीलंका में हो गया है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी गलत हो गई तो ये सब भुगतना पड़ता है। चलो न्यूज में ऐसा है दोस्तों कि आरबीआई ऑफिशियल्स कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज ग्लोबली, स्टैगफ्लेशन हैड मूव फ्रॉम बीइंग अ रिस्क सिनेरियो टू बेसलाइन सिनेरियो। इस ढंग से हो गया, रिस्क सिनेरियो से बेसलाइन ही बन गया भाई, है ना। अब गड़बड़ हो गई, सब सारे दुनिया में सब प्रॉब्लम चल रहा है ना। अब आरबीआई गवर्नर कहता है कि नजिंग द सेंटर एंड स्टेट टू कट द टैक्स, टैक्स कम करो भाई पेट्रोल और डीजल के, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। क्योंकि पहले ही ऑयल आ नहीं रहा है, वो महंगा हो रहा है, फॉरेन में उधर सब वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, उसमें कंट्रोल तो आप थोड़ा सा टैक्स कम कर दो, ऐसा आरबीआई गवर्नर कहता है। लेकिन ऑफिशियल्स कहते कि भाई अभी ग्लोबल फर्टिलाइजर की प्राइस भी बढ़ गई तो सब्सिडी हमारी बढ़ जाएगी, सब्सिडी बढ़ जाएगी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिर से गवर्नमेंट डेब्ट में आ जाएगा, तो वांदे ही वांदे है भाई। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू द मनी बिल। मनी बिल के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना, ये यहां पे हमें देखना है। 1, decision of speaker of Lok Sabha on the question of money bill is final, यानी लोक सभा का स्पीकर जो है वो एक बार जो डिसीजन ले लिया फाइनल हो जाएगा भाई। 2,
स्पीकर शैल हैव टू बी साइंड टू डिक्लेयर बिल एज अ मनी बिल। स्पीकर को साइन करना पड़ेगा तभी ये मनी बिल डिक्लेयर हो जाएगा कि है भाई मनी बिल है। तीसरा, एनी बिल एंडोर्स बाय स्पीकर, कुछ भी बिल रहे वो यदि उन्होंने एंडोर्स कर लिया है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ मनी बिल। जो भी बिल पर इन्होंने साइन कर दिया, एंडोर्समेंट कर दिया, समझ लो वो मनी बिल हो गया। ऐसे 3 स्टेटमेंट है भाई। तो मनी बिल के बारे में आपको पता चला है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल बताओ। आर्टिकल याद आया? ओके, यस, श्योर, करेक्ट, 110 ये मनी बिल के बारे में है ना। हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में 112 ये है मनी बिल के बारे में। अब 1110 में सब प्रोविजंस लिखे हैं, है ना। तो 3 स्टेटमेंट है। आपने क्लिक किया, आपका आंसर कौन से प्रोविजंस है जो करेक्ट है? चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। स्पीकर का डिसीजन फाइनल रहता है और दूसरा यह है कि मनी बिल को उसको साइन करना पड़ता है, एंडोर्स करना पड़ता है जब भी राज्यसभा में भेजे या प्रेसिडेंट को जो है असेंट करने के लिए भेजे, एंड तभी वो मनी बिल, नहीं तो वो वैलिड नहीं रहता। लेकिन कोई भी बिल को स्पीकर ने साइन कर लिया तो मनी बिल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी भाई, ऐसा नहीं होता। ओके, चलो देख लेते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि जो LIC का IPO जो रिलीज करना था उसके लिए LIC एक्ट 1956 को अमेंड कर दिया गया है 2021 के फाइनेंस एक्ट में। तो ये भाई गलत है, बिकॉज देन इट वाज इंट्रोड्यूस एज अ मनी बिल। तो ये मनी बिल नहीं हो सकता, ये एक कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट बोलता है इस पर हम नजर डालेंगे। अमेंडमेंट जो था वो सेक्शन 28 में किया गया LIC एक्ट 1956 के तहत, जहां पे इसका नेचर चेंज कर दिया गया फ्रॉम द म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ऑब्वियसली इसके वजह से शेयर होल्डर आए, पहले पॉलिसी होल्डर जो थे वो कंट्रोल में थे, अभी शेयर होल्डर कंट्रोल में है, ऐसा जो पिटिशनर है उनका कहना है। और इसके वजह से वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A जो है ये वायलेट हो गया, ऐसा पिटिशनर का कहना है। अब देख लेते हैं पहले कि 1101 में क्या है और 1102 में क्या है। 110(1) में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए मनी बिल के, वो दिया है, और 110 में क्या नहीं होना चाहिए ओनली, है ना, प्रोविजंस वो दिए हैं। पहला, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरनेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। वर्ड ध्यान में रखो। अब बिल्कुल यहां से इस टाइप से इधर में देखो जो नहीं होना चाहिए। इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरनेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पज, वो नहीं होता मनी बिल। लोकल पर्पज यानी टैक्स कौन सा हो गया, ये सेंटर का टैक्स हो गया, लोकल बॉडी का नहीं। लोकल बॉडी का टैक्स मनी बिल नहीं होता। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स ऑफ द सेंटर, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट नहीं है, हाँ ध्यान में रखो, ये नहीं होता। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी बजट का पार्ट होता है वो। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग अमाउंट ऑन सच एक्सपेंडिचर, ये होते हैं मनी बिल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये नहीं होते, ये तो मैंने पहले समझा दिया। दूसरा था इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, पेक्यूनियर पेनाल्टीज, ये नहीं होता। फी जो है ये भी चीज नहीं होता, कोई सर्विस देना है उसके लिए फी, लाइसेंस के लिए फी, ये भी मनी बिल नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द पेयर्स। कैटल ब्रीड एक साइड में और दूसरा स्टेट, जो स्टेट में वो देखी जाती है, पाई जाती है ना। तो हम चारों देख लेते। खेरीगढ़ है, रेड खंडेरी है, मोटू है, केनकाथा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो मैच कर ले आप। ओके, 1 2 3 4 5। चलो आपने मैच किया है, मैं भी मैचिंग बता देता हूं। ये लो आपकी मैचिंग ए। ओके, खेरीगढ़ ए यानी 4 उत्तर प्रदेश। बाद में रेड खंडारी महाराष्ट्र, मोटू ओडिशा एंड केनकाथा मध्य प्रदेश, है ना। ये ध्यान में रखो, ऐसे कभी क्वेश्चंस आते हैं।
अब यदि हम देखेंगे तो ब्रीड जो है, कैटल ब्रीड और लोकेशन, उनका डिक्लाइन हो रहे हैं। कैटल ब्रीड, इंडिजिनस कैटल ब्रीड, इसलिए ये न्यूज में है। सबसे कम जो रफ्तार से कम हो रहे हैं वो है खैरार, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 93% से कम हो गए। बाद में खेरीगढ़ जो यूपी में है 75%। केनकाथा एमपी और यूपी में है 67। मोटू जो उड़ीसा में 56 और हरियाणा में यूपी, राजस्थान और एमपी में पाया जाता है 56%। तो ये जो 5 कैटल ब्रीड है, ये 5 कैटल ब्रीड का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। अब टॉप मोस्ट ब्रीड कौन सी है इंडिया में? तो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट जिसकी संख्या ज्यादा है, गिर है, लक्ष्मी है, सहीवाल है, बैचूर है और हरियाणा। दिस आर द 5। तो इसका भी थोड़ा सा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान में रख लेना। 23 breeds of the indigenous cattle saw fall in numbers in 2012-19 breed-wise reports of livestock and poultry in India। 20th लाइवस्टॉक सेंसस हो गया था 2018-19 में, और उसके तहत ये रिपोर्ट बनाया, पता चला है कि इंडिजिनस ब्रीड जो है वो कम हो रही है, फ्रॉम 1.8 to 93.48, ये रेंज में कम हो रही है 7 साल में। तो ये डेंजर जोन में है। Total number of indigenous cattle declined by 6% and in ratio share in total cattle population ये कम हो गया है 73%, यानी काफी कम पॉपुलेशन आ रहा है। नंबर ऑफ एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड जो है वो 3.9 करोड़ to 5 करोड़ ये बढ़ गया है। ये देखो एक्सोटिक ब्रीड ये बढ़ गया है, और ये जो है टेबुलेशन आ गया है ना ये इंडिजिनियस ब्रीड का। तो ये डेंजर जोन में हम जा रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. Gold plays a direct role in the international monetary system. 2. Gold is the third largest reserve asset following US dollar and euro dominated assets in the central bank of the world. Which of the above statement is or are correct? पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि गोल्ड ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है, जो मॉनेटरी एक्सचेंज वगैरह होता है उस पर असर डालता है भाई, डायरेक्ट रोल है, ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि इट्स अ थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व। तो ऑब्वियसली पहला हाँ लगता है, इसलिए सेकंड भी लगता है, थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट बन गया है फॉलोइंग द यूएस डॉलर एंड यूरो डोमिनेटेड एसेट्स इन द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इन द सेंस जैसे हमारी आरबीआई है, वैसे हर एक कंट्री की अपनी सेंट्रल बैंक से वहां पे ये ज्यादा रिजर्व ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा है। समझ में आया आपको? लोचा हो गया? नहीं समझ में आया? आप ब्रिलियंट हो यार। चलो टिक करो। कर लिया? मैं टिक कर रहा हूं। ओके, आंसर इज बी, यस, सेकंड वन, नॉट अ फर्स्ट वन। गोल्ड का भी उतना रोल नहीं रहा, डायरेक्ट रोल नहीं रहा। हम अब करेंसी, बास्केट करेंसी आ गई, इसलिए ये इसका कोई लेना देना। लेकिन gold is playing the role, not directly but indirectly, okay? Increasingly used, किसका कैसा यूज? Increasingly used as a collateral यूज किया जाता है in the financial transactions such as like the high quality liquid asset like a government debt, government security जैसा इसका यूज होता है collateral के लिए। Gold holding is expected to add stability to the forex reserve at a time when the capital outflow are putting pressure। जब capital outflow जाते रहता है तब हमारा फॉरेक्स को बैलेंस करने के लिए गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दो इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग बट इट इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ बैलेंसर का रोल ये परफॉर्म करता है, और इसी वजह से सभी जो सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। एज एफपीआई हिट फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई स्टेप अप गोल्ड परचेसेस। अब भी तुरंत हमने 16.58 टन का गोल्ड परचेस कर लिया और हमारा अभी गोल्ड कितना चला गया? 760.42 मेट्रिक टन। अब उसमें से 453.52 मेट्रिक टन जो है ये गोल्ड हमने कहाँ रख दिया है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहां पे रख दिया है, तो ऑब्वियसली हमको अर्निंग भी होगा, और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में। दूसरा है हमारे खुद की जरूरत के लिए 295.82 मेट्रिक टन जो है हमारे पास हमने हमारे रिजर्व बैंक में रखा है। वैल्यू टर्म्स के हिसाब से यदि देखा जाए तो गोल्ड जो है टोटल फॉरेक्स में उसका वैल्यू बढ़ गया है
5.88 से 7.01 तक, यानी ऑब्वियसली उसका वैल्यू जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। अब एफपीआई जो निकलते जा रहे तो ऑब्वियसली हमारा फॉरेक्स जो है कम हो रहा है, और फॉरेक्स कम हो रहा है इसलिए इसकी एंट्री करना सख्त जरूरी है, और इसी वजह से एज अ बैलेंसर हम गोल्ड को यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों, पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ लो, अच्छे से पढ़ लो और अपने रिजल्ट ला लो। ऑल द बेस्ट।